हेलो बच्चों, ये वीडियो होने वाली है हमारे सीए इंटरमीडिएट के एक सब्जेक्ट की छोटी सी डेमो। अगर आप भी सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करना चाहते हैं तो 5 जनवरी से हमारे अर्ली बर्ड बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी 800 मार्क्स की आपके सीए इंटर के एग्जाम के लिए। और इस बार हमारा टारगेट है नवंबर 2023, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये वीडियो डेमो लेक्चर है आपके लिए स्पेशली ऑन यूट्यूब। बाकी आपको करना है अब सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को करना है डाउनलोड। वहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हैं स्पेशली आपके लिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी रिलेटिंग टू एडमिशन तो आप इन दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। टारगेट इस बार हम सबका एक ही है कि सीए इंटरमीडिएट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, वो भी नवंबर 2023 में। ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग एफएम का एक नया चैप्टर्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट 1 कर रहे हैं। हाउ टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे और वर्किंग कैपिटल होती क्या चीज है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेशक 11th क्लास से अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, फाउंडेशन पढ़ा, तो भी वर्किंग कैपिटल पूछते हैं कि क्या होती है वर्किंग कैपिटल। तो उन सभी बच्चों को ध्यान रखते हैं, मान के लेता हूं वो A4 एप्पल वाले बच्चे हैं, उन्हें स्टार्टिंग से बताया जाए कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये आपका चैप्टर है वर्किंग कैपिटल का, चैप्टर नंबर 10 है आपका ये, और यूनिट नंबर 1। तो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि हमारी वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। सबसे पहले यह पता लगाया जाए कि वर्किंग कैपिटल होती क्या चीज है। तो सबसे पहले हम मीनिंग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। तो लिखिए सारे बच्चे, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, सबसे पहले हम वो डिफाइन करेंगे। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, देखिए मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज द एक्सिस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स से जितनी भी ज्यादा, करंट लायबिलिटी से जितनी भी ज्यादा करंट एसेट्स होती है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। क्या आती है बेटा? वर्किंग कैपिटल आ जाती है। वर्किंग कैपिटल को समझने से पहले हमें करंट एसेट्स समझनी पड़ेगी और करंट लायबिलिटीज समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अब करंट एसेट्स के बारे में, कि करंट एसेट्स क्या होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, सब लोग लिखते भी रहेंगे साथ साथ। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड और विद इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब अगले साल होने से पहले एक साल के अंदर जो भी एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर जो भी एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। बात समझ में बेटा? इसको कहते हैं हम करंट एसेट्स। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस दे आर कैश और नियर कैश रिसोर्सेज। या तो वो कैश होंगी या कैश के इक्विवेलेंट होंगी। याद है आप लोगों को पढ़ा होगा, कैश या कैश के इक्विवेलेंट होती है, वो करंट एसेट्स कहती है। दीज इंक्लूड, पहला कैश एंड बैंक बैलेंस, इसमें क्या आएगा? कैश और बैंक बैलेंस आएगा। दूसरा इसमें आएगा रिसीवेबल, मतलब जानते हो आप कौन होता है रिसीवेबल, ठीक है, बीआर, बिल्स रिसीवेबल। तीसरा आएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। अब स्टॉक हमारे पास 3 तरह का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है WIP का क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी हमारी करंट एसेट्स के पार्ट है बेटा। उसके बाद आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस किए वो भी करंट एसेट्स का पार्ट कहलाते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस को भी करंट एसेट्स का पार्ट कहा जाता है। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट,
तो ये भी हमारी करंट एसेट्स का पार्ट होता है। तो ये सारी हमारी करंट एसेट्स की कैटेगरी में आ गई। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या है? करंट एसेट्स लिखिए, उसमें से माइनस क्या कीजिए? करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स हम लोगों ने डिफाइन कर ली कि ये सारी करंट एसेट्स है, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर हमें टोटल वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो। उसके आता है करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है बेटा? करंट लायबिलिटीज वो होती है जिनको हमें डिस्चार्ज करना पड़ता है विद इन 1 ईयर, 1 साल के पीरियड के दौरान जिनको हम पेमेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द करंट लायबिलिटीज। तो लिखा है करंट लायबिलिटीज आर द डेट्स ऑफ द फर्म, they have to be paid during the current accounting period or within a year. These include, मतलब जो लाइबिलिटीज आप 1 साल के अंदर पे कर देते हैं वो कहलाती है करंट लाइबिलिटीज। और इसके अंदर क्या क्या आता है? क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज, क्रेडिटर्स वो जिनसे हमने उधार में माल परचेज किया है, गुड्स परचेज किए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं बेटा? करंट लायबिलिटीज का पार्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी क्या होती है बेटा? करंट लायबिलिटीज का पार्ट होती है। एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल, कहता है कि भाई हमने कभी ये माल बेचना है, उसने कुछ एडवांस हमें दे दिया, जब तक हमने माल नहीं बेचा तब तक वो हमारी क्या होगी? लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए आपकी मैंने एडवांस फीस ले ली एफएम पढ़ाने के लिए, बट मैंने आपको एफए नहीं पढ़ाया, तो मेरी लायबिलिटीज है जब तक मैं एफएम पूरा नहीं करता हूं, क्योंकि मुझसे आप कभी पैसे वापस मांग सकते हो। दैट इज एडवांस अगेंस्ट सेल। तो प्रोडक्ट के अगेंस्ट भी हमें कुछ एडवांस भी आता है, वो हमारी लायबिलिटीज होती है। उसके बाद टैक्स एंड डिविडेंड पेबल और अदर लायबिलिटीज आर मैच्योरिंग विद इन ए ईयर। और बाकी एक और भी लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर क्या होती है बेटा? मैच्योर हो जाती है, दैट इज वर्क, क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटीज। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हमें पहले करंट एसेट्स निकालनी पड़ेंगी, फिर हमें करंट लायबिलिटीज निकालनी पड़ेगी, उसका डिफरेंस कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हमारी जो वर्किंग कैपिटल है, लिखा है वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नाउ एज सर्कुलेटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड रिवॉल्विंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के इतने नाम भी हैं, वर्किंग कैपिटल के इतने नाम भी हैं। तो आई थिंक पहला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि हमने करंट एसेट्स क्या होती है वो पढ़ा, और करंट लायबिलिटीज क्या होती है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सारे बच्चे नोट्स बनाइए और लिखिए टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के कितने टाइप्स है? टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइप्स लिखिए बेटा। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। कितने टाइप की वर्किंग कैपिटल होती है बेटा? सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वर्किंग कैपिटल कितने टाइप की होती है दोस्तों। तो अगर बात करो वर्किंग कैपिटल की, तो सबसे पहली होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। पहले क्या होती है बेटा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर होती है नेट वर्किंग कैपिटल। अभी समझाता हूं इनको क्या होती है। नेट वर्किंग कैपिटल पहली होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरी होती है नेट वर्किंग कैपिटल। अब हम पहले समझते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है। सुनिए, देखिए उसको, जितनी भी हमारी करंट एसेट्स, जितनी भी हमारी करंट एसेट्स होती है, उस सारी की सारी करंट एसेट्स को अगर हम ऐड कर ले, सारी की सारी करंट एसेट्स को हम अगर ऐड कर ले, मेरी बात सुन रहे हैं, जितनी भी करंट, उस सारी करंट एसेट्स को अगर हम ऐड कर ले, तो वो ऐड करके जो टोटल आता है वो कहलाती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो सम ऑफ
ऑल करंट एसिड्स इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बात समझ आई बेटा कि जितनी भी करंट एसिड्स है उन सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं, समेशंस कर लेते हैं, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एफएम पढ़नी है बेटा तो एक एफएम मैं आपको बताऊं, एज कंपेयर टू कॉस्ट एफएम ज्यादा इजी है। एज कंपेयर टू कॉस्ट एफएम ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि एफएम के अंदर जो कॉन्सेप्ट है बहुत वाइड तो है लेकिन इजी कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूले बेस ज्यादा है, आपने देखा होगा। तो ये वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जाननी है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या आती है? सम ऑफ ऑल करंट एसिड्स इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जितनी भी करंट एसिड्स का टोटल है वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अब आता है बेटा नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस समझ में आ गया बेटा? अब आता है नेट वर्किंग कैपिटल। अगर हम ग्रॉस करंट एसिड्स में से, मतलब जो करंट एसिड निकाली थी हमने, उसमें से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। सिंपल सी बात है। जो मेरी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आई है उसमें से करंट लायबिलिटीज आपने माइनस कर दी, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल सिंपल, जिसे आप लोग अकाउंट्स में बहुत यूज करते हो, वही नेट वर्किंग कैपिटल होती है। क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई बेटा? कि दो तरह की वर्किंग कैपिटल थी फिलहाल अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन बेस। पहली थी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरी है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमने करंट एसिड्स में लगाई है। जितनी भी करंट एसिड्स है हर्ष भाई, उन सबको आप ऐड कर लीजिए तो कहलाएगी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उसमें से माइनस करिए किसको? करंट लायबिलिटीज को, तो क्या आ जाएगी? नेट वर्किंग कैपिटल। तो चलिए दो टाइप की वर्किंग कैपिटल आपने पढ़ी, इसके बारे में आपने जाना कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? देखो जी ध्यान से, क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल लिखा ना। द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर टू इन्वेस्टमेंट ऑल करंट एसिड्स। जितनी भी हमने करंट में लिखा वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। टोटल इन्वेस्टमेंट इन ऑल करेंट नाउ एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट क्या है? इट इज द एक्सिस ऑफ करंट एसिड्स ओवर करंट लायबिलिटीज। जितनी भी करंट ज्यादा है किससे? करंट लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड द नेट वर्किंग। दिस इज ए मैटर ऑफ एसिड्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये मैटर है किसका? नेट एसिड्स और एसिड्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, इज दैट पोर्शन ऑफ द फर्म करंट एसिड्स विच इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फंड ए फैक्टर इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। और पता है आपको वर्किंग कैपिटल हर किसी कंपनी की अलग अलग होती है, बिजनेस की अलग अलग होती है। ये उस बिजनेस के फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई किस कंपनी में, किस इंडस्ट्री में कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ये डिपेंड किस पे करती है? बिजनेस के आकार पे, बिजनेस के इंडस्ट्री के नेचर के ऊपर, अपने अपने बिजनेस पे अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, अलग अलग, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज आप ओपन कर रहे हो और किस इंडस्ट्री में कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। अब मैंने पान की दुकान खोली तो ज्यादा कोई ना वर्किंग कैपिटल चाहिए। ये सब्जी बेचना शुरू कर दूंगा तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल कोई ना चाहिए मुझे। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बिजनेस किया है, उसके हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस साइज, बिजनेस नेचर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको डिसाइड करते हैं। चलिए जी, अब हम बात करें अगर कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ये तो बात की बात है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की वर्किंग कैपिटल। एक तो था बेटा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक था नेट। अब आती है बेटा परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। ये भी हेडिंग लिखी है, परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होती है? परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होती है? परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ठीक है भाई। अब टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या है और परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है, ये इसके बीच में आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए,
वर्किंग कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से इसको डिसाइड किया गया है। पहली है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, दूसरी है टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। अब सुनिए इसका एग्जांपल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दूंगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। पहले बात करते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। आप में से किसी का कोई मिठाई का बिजनेस है, हलवाई की दुकान है किसी की? सर नहीं है, कोई बात नहीं। किसी का कपड़ों का बिजनेस तो है, किसी का कपड़ों का बिजनेस तो है, चलो है तो मैं मिठाई की एग्जांपल पे दुकान पे एग्जांपल देना चाहता हूं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है सुनिए। आपने देखा होगा जितनी भी हलवाई की दुकान होती है मिठाई की, उनके ना जब ऑर्डिनरी डेज में कोई फेस्टिवल नहीं होता, परमानेंटली उनके बॉक्स में जो डिस्प्ले होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें 4 रसगुल्ले, 4 बर्फी, 4 वो रखे होते ना, उन पे मक्खियां भी खारी होती हैं, उन्हें वो हमेशा डिस्प्ले में रखते हैं। अगर ऊपर लिखा हो हलवाई की दुकान है और वहां मिठाई गायब हो, तो आप यार मिठाई की दुकान है भी या नहीं है? नहीं, बेशक ऊपर लिखा हलवाई की दुकान, लेकिन डिस्प्ले में अगर 4 लड्डू 4 बर्फी नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप कहोगे हलवाई की दुकान है या नहीं है? आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना आप। तो बस दोस्तों, बिजनेस को भी डिस्प्ले करने के लिए कुछ ऐसा अमाउंट चाहिए जो परमानेंटली चाहिए, पूरे साल डिस्प्ले करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। टीवी वाले के आगे टीवी की 4 टीवी लगे होते हैं बाहर डिस्प्ले करने के लिए, बाकी गोडाउन में माल रखा होता है। तो वो जो कैपिटल परमानेंटली बिजनेस के लिए चाहिए, जिससे बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन पता चलेगी कि बिजनेस किस चीज का है, वो जो पैसा हमेशा ब्लॉक करके रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। जैसे आरकेजी का बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, परमानेंट लगा रहता है, ठीक है, होता ना। कोचिंग सेंटर में क्या होता है, इन दोनों में थोड़ी शांति छाई होती है। जैसे सीजन आता है तो बहुत सारे पंपलेट लेके घूमने ले जाते हैं बाहर बार, भाई साहब हमारा प्रोडक्ट ले लो, नहीं होता, पकड़ के ले जाते हैं, नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि वो पैसा जो बिजनेस को आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसके बिना बिजनेस का कोई अस्तित्व नहीं है, वो चाहिए परमानेंटली, दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब आप इसी एग्जांपल लीजिए मिठाई की दुकान को। दिवाली के आसपास जो छोटी सी मिठाई की दुकान होती है दोस्तों, वो दिवाली के टाइम में क्या होता है, पूरा रोड घेर लेती है, नहीं खोल लेती है, आगे तक, मतलब जगह निकलने की दिक्कत रहती है, एकदम जाम लगा देते हैं रोड पे, आगे तक अपनी मिठाई की दुकान फैला देते हैं, कितना सारा। वो कितने दिन की नहीं होती है? 3-4 दिन की नहीं है। जैसी दिवाली, भैया दूज, जो भी फेस्टिवल गए, फिर दोबारा से वही 4 लड्डू 4 बर्फी पाया जाते ना। तो बस बेटा, वो कैपिटल जो बिजनेस में सीजनल चाहिए, कभी कभी चाहिए, वो कहलाती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। सीजन आया तो पैसा बढ़ा दो, सीजन गया तो बाय बाय टाटा कैपिटल। और याद रखना, टेम्परेरी कैपिटल हमेशा, सुनिए, टेम्परेरी कैपिटल हमेशा परमानेंट से ऊपर होगी, नीचे कभी नहीं आ सकती परमानेंट से। तो इसका मतलब ये 2 तरह की कैपिटल होती है। कौन कौन सी? परमानेंट और टेम्परेरी। तो देखो परमानेंट में क्या लिखा मैंने, कैपिटल रिप्रेजेंट द एसेट्स रिक्वायर्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस ओवर द एंटायर ईयर, पूरे साल। वेयर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट एडिशनल एसेट्स रिक्वायर्ड टू डिफरेंट आइटम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द डे। मतलब 2 तरह की बात है। परमानेंट कैपिटल होती है वो कैपिटल जो पूरे साल चाहिए और डिस्प्ले में काम आती है बिजनेस के। मतलब अगर मैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल का डायग्राम बनाना चाहूं तो इस तरह से फिक्स कॉस्ट की तरह से बन सकता है। ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल होगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इसका एक दूसरा डायग्राम भी बन सकता है इस तरह से कि भाई थोड़ा थोड़ा हम हर साल बढ़ाएंगे अपना परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। ज्यादा ये फ्लैक्चुएट नहीं होती, ये दिल की धड़कन की तरह से नहीं होती है। लेकिन जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होती है वो दिल की धड़कन से कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, एकदम कम नहीं होती, वरना इंसान ही निकल लेगा ना। अगर मान लो उसका हार्ट बीट ही खत्म हो जाए तो कहानी खत्म। इसीलिए देखिए, जिंदगी बिना सीधी रेखा चलेगी तो खतरनाक है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहने चाहिए,
वरना इंसान तभी जिंदा रहता है, अगर परमानेंट हो जाए तो जिंदा इंसान मुर्दा हो जाता है। उसकी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव नहीं होती तो जिंदगी मुर्दा कहलाती है, नहीं? तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल समझ में आ गई, ठीक है, वो कैपिटल। अच्छा, परमानेंट को कहते हैं बेटा क्या? हार्ड कोर करंट। क्या कहते हैं इसको? याद करो, हार्ड कोर करंट एसिड्स मैंने वर्ड यूज किया था कि याद है मेथड ऑफ एमपीबीएफ के अंदर। तो हार्ड कोर करंट एसिड्स कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल को, जो मेथड नंबर 3 था मैक्सिमम परमिशनल बैंक फाइनेंस के अंदर, ठीक है। हार्ड कोर करंट एसिड्स, ठीक है, हार्ड कोर करंट एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होगी बेटा? वो कैपिटल बिजनेस को जो हमेशा चाहिए। और भी लिखा हुआ है, दिस रेफर टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट एसेट्स विच इज रिक्वायर्ड टू ऑल टाइम टू कैरी मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कम से कम वो लेवल तो दिखाई दे। मान लो मिठाई की दुकान में मिठाई गायब तो कैसे बिजनेस पहचानोगे भैया? टेलर की दुकान पे कपड़े टंगे होते हैं 2-4, वरना टेलर की दुकान कैसे पहचानोगे? मोची की दुकान में 2-4 टूटे हुए जूते पड़े होते हैं। तो जब तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है तब तक आप बिजनेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, ठीक है बेटा। इट रिप्रेजेंट द करंट एसेट्स रिक्वायर्ड ए कॉन्टिन्यूअस बेसिस ओवर द एंटायर। मतलब इसमें वो करंट एसेट्स चाहिए जो बिजनेस के लिए पूरे साल चाहिए। इसी को कहते हैं बेटा, टंडन कमेटी ने इसे क्या कहा है? हार्ड कोर करंट एसिड बताया था टंडन कमेटी 1979। 3 मेथड इज एप्लीकेबल, जिसमें आप एमपीबीएफ निकालते हैं, मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस, ठीक है। तो वो बेटा हार्ड कोर करंट एसिड्स कहलाती है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कहते हैं हार्ड कोर। और इसका एक सिंपल एग्जाम्पल, हलवाई की दुकान याद रख लो ना बेटा, जो हमेशा मिठाई रखती है ना 4-4 पतंगे वाला, 4 फटी पतंगे लगा के रखता है घर के आगे, दुकान के आगे, नहीं हर इंसान, ठीक है। बाइक वाला बेचने वाला 2-4 बाइकें खड़ी करके रखता है। वो पैसा जो रखा परमानेंटली पूरे साल डिस्प्ले में काम आता है, दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है बेटा। चलिए सर, पढ़ा तो था 12th में वर्किंग कैपिटल, लेकिन परमानेंट वगैरह ना पढ़ा हम लोगों ने। अब आती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। मैं एग्जांपल दे चुका, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का मैं एग्जांपल दे चुका हूं। क्या एग्जांपल दे चुका हूं भाई कैपिटल का? कि भैया ऐसी कैपिटल जो सीजनली चाहिए आपको। जब सीजन आया दिवाली का तो छोटे दुकानदार ने खूब मिठाई लगा ली, नहीं एकदम पड़ोसी के घर भी जोड़ लिया। और घुसम पट्टी होती है कई बार तो दुकानदारों की और गाड़ी वालों से, भाई तो तुम्हें दुकान में टक्कर मार दी जगह, भाई तो रोड तुमने घेरा हुआ है, नहीं बोलते। तो वो कैपिटल कहती है टेम्परेरी। और आया सीजन बहारों का, पैसा लगा दिया बड़ा करके, और जब सीजन गया बाय बाय टाटा, वापस से वही 4 लड्डू 4 बर्फी पे आ जाते हैं दुकानदार, नहीं हलवाई। तो वो कहलाती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अब टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का डायग्राम बनाना चाहो तो ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। इसके ऊपर जितनी भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है दैट इज कौन सी? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। या तो डायग्राम ऐसा बनेगा या तो डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और इसके ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, जब सीजन आया ठीक, नहीं तो सीजन खत्म, ठीक है। जिगजैग जीरो कैसे हो जाएगी? परमानेंट है, फिक्स कॉस्ट कभी जीरो होती है? नेक्स्ट आपको, ठीक है ना, 3 नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले बताओ ये बात समझ में बेटा, परमानेंट कौन सी होती है और फिक्स वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अनुष्का बेटा कोई दिक्कत? आप लोगों को बेटा कोई दिक्कत नहीं? चलिए जी, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और तब आगे बढ़ते हुए एक स्टेप उठाते हैं। सर हमने टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो लिखिए हेडिंग, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इतना ज्यादा आएगी तो देश का बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा? हाँ बेटा देखो, इसमें ना मोस्ट ऑफ द थ्योरी आपको जो पढ़नी है, जो हम पढ़ाएंगे वो प्रीवियस के पढ़ाएंगे,
बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एफएम के अंदर, मैंने बताया। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स से आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज सब लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। मत देखियो। चलिए जी, अब हम बात कर रहे थे कि एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कैसे एस्टिमेट करते हैं, लेकिन एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑपरेटिंग साइकिल। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ाने जा रहे हैं कि सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। सबसे पहले पढ़ा रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट आज पढ़ने जा रहे हैं हम प्रैक्टिकली, वो ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल्स। सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? देखिए, हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसा कितना। लेकिन सबसे पहले वर्किंग कैपिटल निकालने से पहले हमें बैंक को यह बताना पड़ता है और अपने लिए भी एक एस्टिमेशन करना पड़ता है कि मेरे पास कितने दिन बाद जो मैं पैसा लगा रहा हूं बिजनेस में, वो कितने दिन बाद वापस आ जाएगा। मान लो आज बिजनेस में 10,000 रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो इस ऑपरेशन से 10,000 रुपए मुझे कब वापस मिलेंगे, वो टाइम पीरियड। क्या बोला? टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड कभी भी 360 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 360 दिन से ज्यादा हो गया तो वर्किंग कैपिटल हो नहीं सकता, फिर तो करंट एसेट्स में आएगा नहीं ना बेटा, वो तो फिर फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो तो डेज में आता है या मंथ में आता है, 12 महीने से ज्यादा नहीं और 360 डेज या 365 डेज से ज्यादा नहीं। अब ऑपरेटिंग साइकिल होता है क्या चीज, सुनिए। सबसे पहले पास हमारे पास होता है क्या? कैश। क्या होता है बेटा? कैश होता है ना आपके पास। ये कैश लेकर के हम जाते हैं मार्केट में और बोलते हैं भाई रॉ मटेरियल दे दे मुझे। अब रॉ मटेरियल मैंने परचेज करा। क्या जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आते ही प्रोडक्शन में चला जाएगा? कम से कम कुछ दिन तो ये गोडाउन में रहेगा ना, रॉ मटेरियल के रूप में। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहेगा नहीं भाई। भाई खरीद के लाते ही कोई ना ले भाई लगा दे प्रोडक्शन पे, ऐसा तो नहीं होता। तो रॉ मटेरियल को कम से कम 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन होल्ड रखना पड़ता है। तो हम निकालते हैं रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि जो रॉ मटेरियल है मुझे वो 10 डेज होल्डिंग करना पड़ता है। कितना आता है? 10 डेज गोडाउन में रहता है। कितना रहता है? 10 डेज गोडाउन में रहता है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? रॉ मटेरियल 10 डेज गोडाउन में। अब रॉ मटेरियल के बाद मैंने इसको कन्वर्ट किया यहां पे प्रोडक्शन में भेजा। अब प्रोडक्शन होने में कुछ तो टाइम लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगेगा भाई। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा। मान लो मैं वहां पे लग रहे हैं मेरे को 5 डेज। कितने लग रहे हैं? 5 दिन। भाई WIP में 5 डेज लग रहे हैं। ठीक है, चलो भाई प्रोडक्शन बन गया। हर्ष भाई प्रोडक्शन बन गया, क्या बनते ही हम बेच देंगे? अरे कहां जाएगा? फिनिश गुड्स में जाएगा ना, फिनिश गुड्स में, गोडाउन में फिनिश गुड्स के रूप में रहेगा। अब ये भी रहेगा कम से कम मान लो 20 दिन रहता है। ठीक है, 20 दिन के बाद ये माल बिका। किसको बिकता है? डेटर्स को। अब डेटर से पैसा तो भाई टाइम लगता है ना भाई, डेटर्स मतलब उधार होते हैं ना। अब डेटर्स भी तो कुछ टाइम लेंगे हमें देने के लिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं देंगे? अरे देंगे ही देंगे। मान लो डेटर्स ने हमें दिए, कहा भाई चलो 10 दिन बाद तेरे को पेमेंट कर दूंगा, या 20 दिन बाद, 30 दिन बाद। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा एक सर्कल आपके सामने बनकर तैयार हो गया कि भाई 10 दिन तो रॉ मटेरियल में पैसा फंसेगा, 5 दिन WIP में फंसेगा, और मान लो 20 दिन फिनिश गुड्स को है, और 10 दिन डेटर्स में, 30 दिन डेटर्स में रहेगा। ये जो टोटल डेज कन्वर्ट करके आए बेटा, इस जो टोटल डेज है इसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन इसमें से एक चीज माइनस करनी पड़ती है, वो होता है क्रेडिटर्स का पीरियड पेपर। क्रेडिटर भी तो हमें छूट देता है,
भाई क्रेडिटर्स भी तो हमें कहते हैं कि 4 दिन बाद पेमेंट करना, 5 दिन बाद करना। तो इसका मतलब क्रेडिटर्स ने जो हमें छूट दी है 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, उसको माइनस कर दो। मान लो क्रेडिटर्स ने कहा है कि तो जो मुझे पेमेंट करे, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड मान लो 5 डेज है, चलो ये 6 डेज है, तो ये 6 दिन उसने दिया। अब मुझे ऑपरेटिंग साइकिल के डेज निकालने हैं, तो कितने लग रहे हैं बेटा? ये 10 डेज तो ये, और 5 डेज ये रहे, और 20 दिन ये रहे, प्लस 30 दिन ये रहे। इसमें से माइनस करो क्रेडिटर्स के डेज, तो ये जो डेज निकल के आए यही हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इसका मतलब कैश को कैश कन्वर्ट होने पे जो टाइम कंज्यूम होता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहला स्टेप है ये पता लगाओ कि कितने दिन के लिए कितना मटेरियल का टाइम लगेगा, कितने दिन के लिए फिनिश गुड्स में टाइम लगेगा। ये सारा टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, यही कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। आई होप समझ में आई हो बात कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है। देखो एक डायग्राम ही। अब इसके ऊपर ना थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है, इसके बारे में बताओ। ठीक है, ये डायग्राम तो आप बना देना, लेकिन कुछ लिखना भी तो पड़ेगा भाई। 4 नंबर का आया, 5 नंबर का आया, तो डायग्राम तो आपने बनाया, पर डायग्राम बनाने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, उसे कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं ये कि ये होता क्या चीज है। आपको मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बता दिया कि वो टाइम जिस टाइम में कैश टू कैश में कन्वर्ट होगा दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। बेटा बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं कि सर इसका मीनिंग और इसके ऊपर क्वेश्चन, इसका मीनिंग और इसके ऊपर क्वेश्चन। ये डेज तो मैंने अपनी तरफ से एस्टिमेट किए ना बेटा, देखिए पेपर में तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले मैं इसका मीनिंग, फिर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अपनी बात पूरी करते हैं फिर। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। अब जो मैंने समझाया उसको देखो, ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं इसको। ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इसको कहा जाता है। देखो क्या है, ए यूजफुल टूल ऑफ मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल इज द ऑपरेटिंग साइकिल। कि फाइनेंशियल को मैनेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एक यूजफुल टूल आया जिसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल। द ऑपरेटिंग साइकिल्स एनालाइज द अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स पेबल साइकिल्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डेज। मतलब कितने टाइम में जो हमारा पैसा हमारे पास आ जाएगा डेटर्स के रूप में जाने के बाद, पहले मटेरियल में जाएगा, फिर वर्किंग प्रोग्रेस में, फिर फिनिश गुड्स में, फिर डेट्स में। तो वो जो टाइम साइकिल है उसे कहते हैं डेज में आता है। एग्जांपल के लिए अकाउंट रिसीवेबल आर एनालाइज द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक टू कलेक्ट एन अकाउंट, कि कितने टाइम में पैसा कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्रीज एनालाइज द एवरेज नंबर ऑफ डेज टेक टू ओवर द सेल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितने दिन के लिए स्टॉक रखना पड़ेगा फिनिश गुड्स का बेचने से पहले, और कितने दिन के लिए अकाउंट्स पेबल, डेटर्स हमें कितना टाइम, कोई क्रेडिटर्स हमें कितना टाइम दे रहे हैं पैसा पे करने के लिए। उन सबको मिला करके बेसिकली बनता है ऑपरेटिंग साइकिल, जो मैंने अभी आपको डायग्रामिकली समझाया था। अब इसकी मीनिंग अगर आपको लिखनी है तो यहां से लिखनी है, ये लिखा हुआ देखो, ऑपरेटिंग साइकिल और साइकिल डेफिनेशन। ये आपको समझनी है क्या होती है, प्लीज। वो समझाया था मैंने, अभी क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल इंडिकेट द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन ए कंपनी पेइंग फॉर द मटेरियल, एंटरिंग इनटू स्टॉक, रिसीविंग ऑफ द कैश। देखो सब चीज वही डायग्राम को बनाया गया है, इसमें बताया गया है। फ्रॉम सेल ऑफ फिनिश गुड्स इट कैन बी डिटरमाइन द एडिंग द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज इन द साइकिल। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, ये तो एग्जांपल, इसके बाद छोड़ दो। जो मैंने इसके बाद आपको वो डायग्राम जो मैंने बनाया था वो बना देना है भाई। वो एग्जांपल ही तो है मेरा डायग्राम, और वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका नाम ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो गया बेटा? वो टाइम पीरियड जो ये बता रहा है कि कैश को कैश कन्वर्ट होने में कितना समय लगेगा। ये क्यों निकाला जाता है? ये क्यों निकाला जाता है? इसके पीछे कारण है
इतना टाइम लेके हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक से बोलते हैं भाई मुझे वर्किंग कैपिटल दे दे, एमपीबीएफ कितनी दे दे, इतने दिन के लिए दे दे, मैं लगाया हूं एस्टीमेट करके, क्योंकि अभी तो बिजनेस किया ही है मैंने, ये तो एस्टीमेशन है, कभी आप इसको एक्चुअल मत मान लेना। अगर इसको आप एक्चुअल मानोगे फिर क्या बैंक के पास जाओगे, पहले जाओगे बैंक के पास, लेकिन बैंक देखता है पेपर प्रूफ, देखता है भाई क्या एस्टीमेशन है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देखता है, मतलब यहां प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल देखेगा, उसके डेज देखेगा, तब बैंक आपको फाइनेंस करेगा। पहले घर देखता है ना, घर पे प्रॉपर्टी लोन ले, घर है भी है कागजों में ही है बस, नहीं हवाई जिंदा घर है ये, तो वही चीज होता है कि बैंक देखता है कि वर्किंग कैपिटल के लिए कितने डेज अवेलेबल है और कितने डेज अवेलेबल नहीं है बेटा। आई होप समझ में आ रही है बात अच्छे से। और इसके बाद थ्योरी लिखने के बाद वो डायग्राम बनाना, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और डायग्राम बनाने के बाद भी आपको इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना। कैसे? ये देखिए, ये होती है ऑपरेटिंग साइकिल की इक्वेशंस, ये लिखना है। डायग्राम बनाने के बाद ये लिखना है क्या, आर मतलब रॉ मटेरियल के लिए कितने डेज लग रहे हैं, डब्ल्यू मतलब वर्किंग प्रोग्रेस के लिए कितने डेज लग रहे हैं, एफ मतलब फिनिश गुड्स कितने दिन रखना पड़ता है, D4 डेटर्स का और C4 क्रेडिटर्स का। तो ये आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन के बाद वो डायग्राम बना के, ये तो समझ लो आपको 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर ये आपके इसके आर निकालने का फॉर्मूला, डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला और एफ निकालने का फॉर्मूला, डी निकालने का फॉर्मूला और सी निकालने का फॉर्मूला आपको बताता हूं। सबके अलग अलग है। हाँ, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। देखिए मेरा थोड़ा सा, मेरे जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा एक उसूल है कि स्टूडेंट के साथ कभी मैं गलत नहीं करता। कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट को फुल्ली सेटिस्फाइड करूं। बाकी भैया भगवान से लोग खुश नहीं, तो हमसे क्या, ठीक है। तो हम तो एक नादान व्यक्ति है, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसा ना रहे कि उसको नाराजगी हो, और फिर नाराजगी है तो भाई अब तो माफी चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हमें निकालने। अब मैं इसके फॉर्मूले बता रहा हूं बेटा, तो इसके फॉर्मूले देखो लिखिएगा सब लोग, क्योंकि मैं जब लिखता हूं तो आप लोगों को बता के चलूंगा कि कैसे बना फॉर्मूला। सबसे पहले जो मैं निकालूंगा बेटा, वो निकालूंगा मैं आपको किसका फॉर्मूला। देखो ये ऑपरेटिंग साइकिल को अगर स्टेटमेंट बनाओगे तो ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। पहले रॉ मटेरियल का टाइम लिखोगे, फिर WIP का टाइम, फिर फिनिश गुड्स का, फिर डेटर्स का, उसमें माइनस करोगे क्रेडिटर्स का। तो ये फॉर्मेट होगा पूरा प्रॉपर, ठीक है। ये फॉर्मेट वही तो है, इक्वेशन लिखो स्टेटमेंट में लिखो, बात तो वही है। अब दोस्तों ये आर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, मतलब कितने दिन के लिए रॉ मटेरियल रखना है आयुष्मान, ये कैसे पता लगाएंगे कि अपने आप का जो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसको कितने डेज के लिए रखना है, कैसे पता लगाएंगे। देखिए रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कि ऑन एन एवरेज कितना मटेरियल लगेगा उस पीरियड के दौरान, डिवाइड करेंगे उसको किससे, एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे के हिसाब से, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम इनटू 12 मंथ। अगर मंथ में निकालना है तो 12 से इनटू, अगर डेज में निकालना है तो 365 या 360 डेज, डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, 365 या 360 डेज। बात समझ में आई। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कहता है कि एवरेज कितना मटेरियल चाहिए आपको, डिवाइड बाय पूरे साल कितना लगेगा इनटू 365। उसके बाद आता है वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, कि आपको वर्किंग प्रोग्रेस कितने दिन के लिए चाहिए, मतलब प्रोडक्शन में कितना समय लगेगा। इसका तरीका होता है एवरेज WIP डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ग्रॉस वर्क कॉस्ट। याद है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट शीट याद है आपको। तो WIP को डिवाइड करते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से, क्योंकि WIP फैक्ट्री का पार्ट होता है, आप सबको पता है। अगर डेज में निकालना है तो 365, मंथ में निकालना है तो 12। उसके बाद आ जाती है, उसके बाद आता है बेटा अगला फॉर्मूला आता है फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का वही फॉर्मूला एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट शीट में होता था, याद है आपको। अब सुनिए ध्यान से, कुछ बातें बता रहा हूं।
ध्यान सुनिएगा। उसके बाद डेटर्स के लिए क्या होता है, ये तो रेशियो पड़ा हुआ है, क्या है डेटर्स का एवरेज डेटर्स अपॉन में नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365 या 12 मंथ। और क्रेडिटर्स के लिए क्या होता है, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेज। याद है क्रेडिटर्स कितने निकलते हैं बेटा, परचेज पे इनटू 365 या 360 डेज। फटाफट लिखिए इसको, जिसपे मेरी बुक है वो तो बात ही खत्म, और जिसपे नहीं है वो लिख सकता है, ठीक है ठीक है। लेकिन एक बताओ, जब जो चीज दोबारा पढ़ते हो तो बहुत आसान लगने लगती है वो चीजें। अगर कोई भी चैप्टर अगर आपने दोबारा पढ़ा है तो वो आपको हमेशा आसान लगेगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बच्चा पढ़ता है, अच्छा ठीक है, फिर वो पढ़ते ही है ना, बस सेकंड टाइम पढ़ता है उसे सुनता है ध्यान से, अच्छा मैं लिखा हुआ तो ये सुन जरूर लेता हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास ये, अब एक चीज सुनिएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर मान लो, सुनिए ध्यान से, अगर आपके पास ग्रॉस वर्क कॉस्ट नहीं है, सुनिए ग्रॉस वर्क कॉस्ट नहीं है आपके पास, या फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है, अगर मान लो आपके पास ग्रॉस वर्क कॉस्ट नहीं है या फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, तब आप यूज करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या यूज करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या यूज करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब जो आइटम अवेलेबल है उसके बेस पे आप कैलकुलेट कर दोगे कॉस्ट शीट के जो आइटम्स होते हैं ना, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो आपने कॉस्ट शीट याद की थी ना फाउंडेशन इंटर में, सॉरी फर्स्ट ग्रुप में, तो फर्स्ट ग्रुप में उस कॉस्ट शीट का रिवीजन है यहां पे, समझ लो, ठीक है। तो आपको अगर मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तो उसके बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज कर लेना है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या यूज करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल। बस ये समझ लो कि अगर वो नहीं है तो वो यूज करो, वो नहीं है तो वो यूज करो। ये आपके सामने क्वेश्चन है आईसीआई का, इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि ये बेटा क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्स वाई जेड लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, पहला नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, दूसरा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ईयर, मतलब सर्कल कितने लगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड। तो भाई रॉ, पहले हम यहां पे लिख सकते हैं, अगर चाहो तो इस तरह से आप बना लो स्टेटमेंट, यहां डेज लिख दो और यहां पे लिख लो क्या, पर्टिकुलर, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऊपर लिखते हो, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स, ठीक है। डेज ऑफ ए पर्टिकुलर, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे, ध्यान रखिए, सबसे पहले जो आप लिखोगे यहां पे, सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहां पे लिखोगे क्या, सारे बच्चे, सबसे पहले क्या था, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, स्टोरेज पीरियड। हाँ भाई, स्टोरेज पीरियड तरीका क्या था बताओ, एवरेज रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है 50,000 डिवाइड बाय टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 6 लाख। डेज दिए हुए कितने 360, लास्ट में दिए 360 डेज। करिए जरा कितना है 30 डेज, ठीक है, यहां लिख दिया। फिर प्लस का, अब कौन सा है WIP, हाँ WIP, हाँ WIP पीरियड, WIP पीरियड, ठीक है। इसे कहते हैं WIP कन्वर्जन पीरियड। क्या कहते हैं इसको, WIP कन्वर्जन पीरियड, कि कितने टाइम में गुड्स कन्वर्ट होंगे। क्या तरीका था इसका, एवरेज WIP कितना है बेटा,
एवरेज WIP 5 लाख कहां भाई? 30,000 डिवाइड बाई टोटल WIP 5 लाख इंटू 360 डेज कितना आया ये? 22 लिख दो, 0.6 है ना, तो एक बढ़ा दे 22 डेज। फिर क्या आता है? फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का कितना है भाई? एवरेज फिनिश गुड्स कितना है? 40,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 360 कितना है डेज? 18। अब इस 18 में से क्या करेंगे बेटा? लेस प्लस करेंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितने कलेक्शन पीरियड? ये रहा 45 और इनको ऐड करके ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल आ गया है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल्स। लेस करेंगे इसमें क्रिएटर्स का पीरियड, क्रिएटर्स पीरियड कितने क्रिएटर पीरियड्स बने? ये दिए हुए हैं 30, ये लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया? ठीक है, कितना आ गया ये? 85, 115 था ना ये। तो कितना इजी है भाई? बहुत ही इजी मानता हूं मैं इसको, बहुत ही इजी मानता हूं भाई। अब निकालना नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो कैसे करेंगे भाई? जितने डेज हैं उसको इससे डिवाइड, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या हुआ? 360 डिवाइड बाय 85 है ये ना, 85 कितना आ गया? 4.23 पीरियड साइकिल आ गया। लगभग 4 साइकिल लग रहे हैं भाई। अब आंसर्स मिला सकते हो आप, देखिए 4.23 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम 4 बार पैसे मांगेंगे। इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब है पूरे साल में आपके 4 साइकिल पूरे हो जाते हैं। नहीं मतलब कि फाइनेंस के लिए और 85 दिन के नहीं केवल भाई, 85 दिन में तेरा पैसा वापस आ रहा है ना, तो 85 के डेज के नहीं पैसा मांगेगा, उसका तो तेरा पैसा वापस आ जाएगा। नहीं सर, 4 बार फाइनेंस में करेंगे ना। देख एक बार ही पैसा, 4 साल में 4 बार ऐसा राउंड लगेगा तेरा, कैश जाएगा कैश आएगा, कैश जाएगा कैश आएगा। 4 बार हो जाएगा तो पैसा लेंगे, पैसा तो एक ही बार लेगा, उसको बिजनेस को ऑपरेट कर लेगा। तो 85 डेज के बाद तेरा सर्कल पूरा हो रहा है कि एक साल में सर 4 बार मेरा ऐसा राउंड पूरा होता है, आप देख लो। तो मुझे तो इतने दिन ही चाहिए, उसका पैसा मैं आपको दे दूंगा, मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। तो ये तो साइकिल है कि कितने टाइम आपका सर्कल चलेगा। साल में 4 बार ऐसा होता है, जैसे ICI का सर्कल 2 बार चलता है, 6-6 महीने का चलता है ना। तो 85 डेज के ही लेगा उसको, पहले सर्कल के नहीं बस, उसके बाद तो ऐसा तो चलता रहेगा उसका, फिर तो जिंदगी मांगता रहेगा पैसा। तो न्यू स्कीम में तो 3-3 महीने पे हो जाएगा ना पेपर। न्यू स्कीम में किसने कहा आपसे? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। 3 महीने में कौन तैयारी करेगा? नहीं, ये जिस यूट्यूबर ने बोला वो गलत बोला है। 3 महीने में केवल फाउंडेशन हो सकता है, इंटर नहीं होगा कभी भी। इंटर तो बच्चों से अगर कहना पूरे 2 साल लगा दे तो भी कहेगा अच्छा भी कभी पढ़ लो। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, देखो जितने भी एग्जाम हम लोग क्लियर नहीं कर पाते ना, उसके पीछे सबसे बड़े डिफॉल्टी हम होते हैं। जब तक हम 11-12 तक होते हैं ना, तो हम पे प्रेशर होता है टीचर्स का और फैमिली का। जैसे हम प्रोफेशन जाते हैं ना, तो हम फैमिली वाले प्रेशर रिलीज करते हैं और हम निकम्मे हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हम लोग उस डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं करते, रेगुलरिटी से पढ़ाई नहीं करते जो हमने 11-12 में यूज किया था। हम कहीं ना कहीं अपने आप को लूज कर देते हैं और हम मैच हार जाते हैं। जैसे आई थिंक आज इंडिया मैच हार सकती है, बांग्लादेश ने पेल दिया उन्हें, ठीक है, ठीक है, बहुत बुरे हालात कर दिए। तो जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन में जाए, कंफर्ट जोन में आए ना, 6 विकेट उनके आउट हो गए थे, 70 करीब, उन्होंने 271 बनाए तब भी। तो मतलब वही हाल मैं बता रहा हूं कि ये स्टूडेंट का होता है जब वो स्टार्टिंग में होता है ना। मैं बताता हूं, ये बात कितनी बार मैं बोलता हूं लेक्चर में, कि जब बच्चा जो नया नया फाउंडेशन पास करता है ना,
तो अपने आप को सुपरस्टार समझता है। कहता सर बोथ ग्रुप से नीचे बात ही नहीं करूंगा मैं आपसे, मुझे बोथ ग्रुप करने हैं। अरे बेटा नहीं सर बोथ ग्रुप पक्का पक्का। फिर अगर मान लो 100 बच्चों ने ये बात डिसाइड की बोथ ग्रुप करेंगे ना, फिर 1 महीने बाद वो बचते हैं 70 बच्चे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो 50, फिर 30% बच्चे बचते हैं। सर सिंगल हो जाएगा, बहुत तो छोड़ो सिंगल ही हो जाएगा। और 10% बच्चे अपना एग्जाम का जो अटेम्प्ट है वो आगे बढ़ा देते हैं ड्यू टू तैयारी नहीं हो पाती। क्योंकि उस टाइम लगता है कि मैं उसे कुछ समझाऊं ना, कोई टीचर समझाए, तो बच्चा सोचता है नहीं नहीं ये तो बेवकूफ है, मैं समझदार हूं, ये टीचर बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं पता। और जब वो खुद आईना देखता है सिलेबस का, करता है कि अच्छा सर सही बोल लेते हैं, तो हमारे बस की नहीं है। तो देखो बुरा नहीं मानना, एक कॉमन फैक्टर है जो सभी के साथ अप्लाई होता है। सीए में 80% बच्चे इस फैक्टर को एप्लीकेबल करते हैं अपने ऊपर, और बाद में तो यह हाल होता है सर इस बार हो जाएगा या अगली बार हो जाएगा। तो हालात थोड़े से खराब होते हैं धीरे, मेरे को जहां तक लगता है। और सुनो, उससे ज्यादा उसका माइंड डिस्टर्ब होता है एग्जाम के 15 दिन पहले। वो इतना फ्रस्ट्रेट होता है, अगर वो 8 पेपर दे रहा है तो घर वाले भी कहते हैं पागल हो गया मेरा बेटा, ठीक है। और जो उसको ये नहीं पता चलता कि मैं कौन सा पेपर पढ़ूं यार। अगर मैं पढ़ता हूं टैक्स तो मुझे छूटता है, कॉस्ट पढ़ता हूं तो लॉ छूटता है, लॉ पढ़ता हूं तो ऑडिट छूटता है। बड़ा उस टाइम मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट है, वो एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंजिंग जॉब है। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग से आप हर सब्जेक्ट पे फोकस करके चलो। स्टार्टिंग से हर सब्जेक्ट पे फोकस करके चलो, मैं यकीन मानो आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे। अगर आपने कहा नहीं पहले एक सब्जेक्ट कर लूं दूसरा करूंगा, तो पता है एक के बाद दूसरे की बारी कभी नहीं आ पाती है। ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्रूथ बात है कि बच्चा नहीं तैयारी कर पाता। और जिसने टैक्स पकड़ ली फिर तो वो उसमें ऐसे गोते मारता है टैक्स के अंदर कि कहता है मैं उठूंगा कैसे इस टैक्स से। नहीं, कहता है जितने प्रोविजन पढ़ता हूं उतना भूलता जाता हूं। उसे एंड ऑफ द डे केवल एक सब्जेक्ट सबसे आसान लगता है जिसका नाम है अकाउंटेंसी। जो पूरे साल पढ़ता है, 11th पढ़ता है, 12th पढ़ता है, सबसे आसान उसे वही लगता है और सबसे ज्यादा टाइम वो उसी में देता है क्योंकि उसे आता है वही है। बाकी सब्जेक्ट से कम आते तो कभी पढ़ता है उस सब्जेक्ट को। तो ये कड़वी सच्चाई है स्टूडेंट के साथ। लॉ कहता है यार बाद में पढ़ लूंगा, रट्टे तो मानना है, रट्टा लगता नहीं बाद में। लॉ रट लूंगा, ऑडिट भी रट लूंगा यार, बस क्या है अभी समझ लेता हूं। सबसे बड़ी गलती, अगर आपने लॉ ऑडिट लिख के नहीं देखा पेपर में पेन नहीं चल पाएगा आपसे। बहुत कम बच्चे चला पाते हैं, वरना आपसे पेन नहीं चलेगा, आप समझ नहीं पाओगे लिखूं क्या। ये फाउंडेशन में तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इंटर में तो चलो बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, फाउंडेशन में तो लास्ट में रो रहा होता है कि सर मैं लॉ लिखूं कैसे, मुझे ये तो बताओ। शुरू में कहते हैं अरे सर आप जानते नहीं हो मैं 90% लाया था 12th में, वो सारे 12th में 90% निकल जाती है हेकड़ी उसकी। नहीं, तो ये सब एक डिफिकल्ट टास्क है। और जो सुन रहे हैं बेटा सुन लो सभी बच्चे, आप जब कभी ये लेक्चर देखोगे यूट्यूब वगैरह पे तो मैं आपको ही बता दूं, कभी पढ़ना, रेगुलर पढ़ना। लेकिन अगर आपने रेगुलर स्टडी नहीं की, इंटर भूल जाओ 1 अटेम्प्ट में करना। अगर आप अपने आप को धुरंधर समझते हो तो भूल जाओ, 12th में कुछ और है, फाउंडेशन में कुछ और है, इंटर का लेवल ही कुछ और है। तो प्लीज फाउंडेशन वाले बच्चे जो भी पास हो रहे हो, भगवान आपके कैरियर को और सुनहरा करे, मोटिवेशन भी नहीं देता, ठीक है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा आप आगे जा सकते हो, बट एक बात का ध्यान रखना कि डे फर्स्ट से ये मत सुनना अपने दोस्त की बात, ये सुनना कि मुझे क्या करना है। क्योंकि दोस्त जब भी बोलेगा ना वो अपने कंफर्ट जोन से बोलेगा, जो ऐसा वो होगा। तो अपने आप को पढ़ना है और याद रखना है दोस्तों हमेशा से कि अगर आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट होता है तभी आप बोथ ग्रुप कर सकते हो, और अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तभी आप बोथ ग्रुप कर सकते हो, वरना सिंगल ग्रुप भी नहीं होगा। ये सच्चाई है, बुरा मत मानना लेकिन सच्चाई है। चलिए बात करते हैं। तो हमने ऑपरेटिंग साइकिल का एक कॉन्सेप्ट सीखा कि सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, इसमें आपको हमने कैसे कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का था, अभी हमने किया, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आईसीआई ने कहा कि भाई देखो मैं एक क्वेश्चन दे करके आगे छोड़ देती हूं, मैं आगे देती नहीं हूं, आप और क्वेश्चन खुद बनाइए,
ठीक है, तो इसी बात पे मैंने कोई बात नहीं, मैं और बनाता हूं, मैं आपको और हेल्प करता हूं क्वेश्चन कराने में। तो ऑपरेटिंग साइकिल का हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये हम लोग पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने सेम टू सेम था, सेम ये क्वेश्चन सेम टू सेम था, ठीक है, हमारी बुक का और आईसीआई का सेम टू सेम है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन प्लीज सबको लोग कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, XYZ Limited obtained the following data considering the average working cap cycle of the other companies same industry raw material stock, एक ही इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन दे रही। ये आपकी कंपनी है XYZ, ठीक है, इसका आपको ये इंफॉर्मेशन है। देखो ये डेज निकाल के ऑलरेडी दे रखे हैं, आपको इस डेज का कोई यूज नहीं करना है। यहां पे कह रहे हैं यूजिंग दी फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल साइकिल, साइकिल निकालना है। 000 में आंसर है, किसमें? अब ऐसा नहीं 000 आप लगाते चलो, 000 आप लगा, ऐसा नहीं है, 000 लगानी नहीं है, जैसा दिया वैसे करना है। सेल दी हुई है, ये कॉस्ट ऑफ सेल ये दी हुई है, परचेज ये दिया हुआ है, एवरेज ये और डी। फटाफट से आप निकाल के दिखाइए ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, फटाफट कीजिए, 5 मिनट मैंने आपको दिए, फटाफट कीजिए, नहीं होता तो फिर मैं कराऊंगा। फटाफट डेज निकालिए, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड निकालिए फटाफट से आप। अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं देगा तो परचेज से निकाल लेंगे, पता है ना, परचेज के बेस पे, क्योंकि रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो 0 मान लेंगे। डेटर्स का पीरियड दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का भी दिया हुआ है, नहीं सेल दे रखी है। टोटल WIP नहीं है, टोटल WIP नहीं है तो किस बेस पे करोगे, याद करो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है तो क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो किस पे आएगा, COGS पे करो। कॉस्ट ऑफ सेल तो है, कॉस्ट ऑफ सेल तो है, जो भी दिया मैंने बताया वो नहीं है तो उसका यूज करो आप आगे वाले का। चलो तो अब आंसर टैली कीजिए अपना। परफेक्ट आंसर आ गया आप लोगों का 82 डेज। तो आप अगर ये क्वेश्चन बेटा 5 मार्क्स का आ जाता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग साइकिल का, या तो इसकी थ्योरी आएगी 4 से 5 नंबर की, या ये प्रैक्टिकल्स आएगा। ये थ्योरी पे कैसे क्वेश्चन आएगा यार, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है वो आपको डेफिनेशन लिखनी है, वो डायग्राम बनाना है, और जो नीचे इक्वेशन है वो लिखनी है। ये हो गया ऑपरेटिंग साइकिल का। और अगर प्रैक्टिकल आया तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है। तो आई थिंक इतना जो आज मैंने अभी आपको पढ़ाया ये समझ में आया बेटा, जो भी हम लोगों ने अभी किया फिलहाल क्लासेस में, आपको क्लियर हुआ बेटा? किसी को कोई दिक्कत, कोई कॉन्सेप्ट में? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, एफएम जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और इजी भी है, लेकिन बच्चा क्या करता है, केयरलेस हो जाता है पढ़ाई में। और क्या होता है देखो, अभी जैसे एफएम का पेपर हुआ तो कुछ बच्चे कह रहे सर पेपर बहुत टफ आया था। मैंने कहा तूने क्वेश्चन पढ़ा आराम से, क्वेश्चन को अगर रिलैक्स होकर पढ़ोगे ना तो जो पढ़ा होता पेपर वही आता है। बट क्या ना, बच्चे को ना आदत पड़ी होती है सीधे सीधे क्वेश्चन करने की, घुमा के क्वेश्चन, वो कहीं प्रैक्टिस करेगा नहीं आरटीपी एमटीपी या स्कैनर से, तो फिर उसका हाल ही यही होगा ना। तो पेपर बहुत इजी आता है, बट आपको पहले आईसीआई मॉड्यूल अच्छे से घोटना है 2-3 बार, उसके बाद एमटीपी आरटीपी और स्कैनर करना है, तो आप इजिली कॉस्ट एफएम में भी 90+ मार्क्स ला सकते हो इजी, अगर आप लोग ढंग से करते हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स इसमें 40 नंबर की आती है, जिसमें 15 नंबर के तो न्यूमेरिकल ही होते हैं उसके अंदर,
25 नंबर की थ्योरी है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है, और उसमें भी एक दो चैप्टर्स ही हैं जो लेंथी हैं, बाकी चैप्टर तो इंटरेस्टिंग है? चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार। तो आज के डेमो वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, और अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, इन दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट डेमो लेक्चर में बहुत जल्दी। और हाँ, 5 जनवरी से हमारे रेगुलर बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आप उन बैचेस को एनरोल करते हैं टाइम से तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कंप्लीट, और हमारा टारगेट है इस बार सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑल द बेस्ट।